Hello student, myself Rajneesh or today I discuss about some important questions related to the PMMC, that is the permanent magnet moving coil। तो हम लोग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट के ना PMMC टॉपिक्स के एक न्यूमेरिकल को देखेंगे। और इम्पॉर्टेंट ये भी है कि इसका ना थ्योरी काफ़ी अच्छा अपलोडेड है चैनल पे, वहाँ से देख लोगे चाहोगे तो थ्योरी काफ़ी अच्छा बता रखे हैं। फिर भी यहाँ भी हम थोड़ा बहुत थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, बोलता है कि ये PMMC इंस्ट्रूमेंट हैज़ 100 टर्न्स ऑफ द कॉइल्स। दिस मीन्स कि अगर मेरे पास ना ये जो कॉइल होता है ना, ये कॉइल, ये होता है कॉइल, ये कॉइल जो हो गया वो 100 टर्न्स का कॉइल है, ठीक है। इस कॉइल का कुछ ना कुछ लेंथ होगा, ठीक है। इस कॉइल का कुछ ना कुछ ब्रेथ होगा। और ये कॉइल जो होता है ना, इस तरीके से एक स्प्रिंग होता है, इस कॉइल को स्प्रिंग से, ये स्प्रिंग हो गया, और इधर से भी एक स्प्रिंग से इस कॉइल को ये कंट्रोलिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इस पर इस स्प्रिंग से फिटेड रहता है एक नीडल, और वह नीडल से एक कंपास फिटेड हो रहता है जो कि मेजरिंग बताता है कि कितना मेजर हो रहा है। तो ये एक स्केल हो गया, और ये मेरा नीडल हो गया जो डिफ्लेक्शन बता के डिफ्लेक्टिंग बताएगा कि कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कोई वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें करंट का सप्लाई हुआ, एक वोल्टेज सोर्स हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो बोल रहा है कि PMMC इंस्ट्रूमेंट इज 100 टर्न्स। तो ये जो टर्न है ना, नंबर्स ऑफ जो कॉइल्स हो गए, तो N इज इक्वल टू टर्न जो हो गया कि कॉइल का 100 टर्न्स का है, 100 टर्न्स है, ठीक है। 100 टर्न हो गए। अब इसके बाद मेरे पास ना इट्स मूविंग कॉइल एट द लेंथ ऑफ द कॉइल इज 125 सेंटीमीटर एंड द विड्थ ऑफ द कॉइल, मतलब द डायमीटर, उसी को बोलते हैं डायमीटर ऑफ द एयर गैप। तो इसका लेंथ और ब्रेथ का जो भी है, ये अगर ये लेंथ हो गया, ये लेंथ हो गया, और ये इसका ब्रेथ हो गया, या इसी को हम विड्थ बोलते हैं। तो ये मेरे पास दोनों का 1.25 सेंटीमीटर 1.25 सेंटीमीटर दे रखा है। मतलब L इज इक्वल टू B इक्वल टू 1.25 सेंटीमीटर। इम्पॉर्टेंट MCQ क्या बनता है यहाँ से कि PMMC ना यूज किया जाता है सिर्फ मेजर एवरेज वैल्यू के लिए और DC वैल्यू के लिए। तो ये दोनों क्या आ गया, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। तो हम लोग इसको ना मीटर में ले जाएंगे। कभी भी मीटर में ले जाने के लिए ना उसको 100 से डिवाइड कर दोगे तो ये मीटर में जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो हमारे पास जो भी देख लेते हैं कि क्या है, क्यों ले जाते हैं इसको। तो स्प्रिंग कांस्टेंट, इसके बाद बोला है ना द फ्लक्स डेंसिटी वेबर पर मीटर स्क्वायर में। देखो फ्लक्स डेंसिटी किस में दे रखा है, वेबर पर मीटर स्क्वायर में। तो क्या है कि मीटर में ही जाना पड़ेगा। तो फ्लक्स डेंसिटी डेट इज़ B, कैपिटल B। फ्लक्स डेंसिटी जो होता है वो फ्लक्स पर यूनिट एरिया होता है। इसका अगर हम देखें तो फ्लक्स पर यूनिट एरिया होता है, और ये दे रखा है अपने पास 0.8 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। 0.8 वेबर पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि फ्लक्स जो होता है वो वेबर में आता है और एरिया जो हो गया वो मीटर स्क्वायर में आता है। तो हम लोग इसको फ्लक्स को ना, जो फ्लक्स डेंसिटी होता है फ्लक्स पर यूनिट एरिया, तो डेट इज 0.8 वेबर पर मीटर स्क्वायर। स्प्रिंग कांस्टेंट भी दे रखा है, मतलब K का वैल्यू भी दे रखा है। जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो K के वैल्यू भी दे रखे हैं, वो 2 माइक्रो न्यूटन पर मीटर होता है। माइक्रो न्यूटन मीटर पर मीटर क्यों होता है, इसके पीछे भी हम ये न्यूटन मीटर 2 माइक्रो न्यूटन मीटर पर डिग्री, ठीक है। ये स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया। द रेसिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज ऑल्सो द रेसिस्टेंस ऑफ द कॉइल भी दे रखा है कि रेसिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज 125 ओम, ठीक है। रेसिस्टेंस ऑफ कॉइल भी दे रखा है यहाँ पे। और द कॉइल इज वाउंड एज अ बेकालाइट और द इंसुलेटर फॉर्मर, ठीक है। सबसे पहले हम उससे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पूछ लिया, ठीक है। और इस जो ये सब जो प्लेस्ड होता है ना, ये परमानेंट मैग्नेट में प्लेस होता है। ये नॉर्थ पोल हो गया और साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इज ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। इसकी थ्योरी काफ़ी अच्छा हमने बता रखा है चैनल पे, वहाँ से भी पढ़ सकते हो। यहाँ भी बता ही रहा हूँ कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स हुआ, तो किसी भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स में अगर किसी भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में ना, या मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी कंडक्टर को प्लेस करते हो तो एक मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करता है। जो मैग्नेटिक फोर्स जो एक्ट करता है डेट इज़ द लॉरेंज फोर्स, उसी को हम बोलते हैं। तो ड्यू टू इसी मैग्नेटिक फोर्स को ना हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो फार्मूला निकल के आता है वहाँ से
और देन इस मैग्नेटिक फोर्स में जो डिस्प्लेसमेंट आया, जो कॉइल जो डिस्प्लेस किया, तो उसको बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। द फोर्स जो एक्ट किया इस पर और जितना कॉइल का डिस्प्लेसमेंट हुआ था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज, और टॉर्क इज, तो कितना टॉर्क एक्ट किया इस कॉइल पे, तो दैट इज़ द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो सबसे पहला हम लोग उसी को देखते हैं। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो इसमें फॉर्मूला आता है, और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का सबसे पहला फॉर्मूला होता है बीना, BINA, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं बीना, BINA। अब इस फार्मूला पे ना यूज़ करके देखो, मेरे पास मैग्नेटिक फ्लक्स है, करंट नहीं दे रखा है, करंट नहीं दे रखा है, क्या करंट दे रखा है। व्हेन द 4 मिली एम्पेयर करंट इज़ फ्लोइंग द कॉइल, ये करंट क्या है, 4 मिली एम्पेयर का करंट इसमें फ्लो कर रहा है, ठीक है। द 4 मिली एम्पेयर करंट इज़ फ्लोइंग टू द कॉइल। तो मेरे पास करंट भी है, नंबर्स ऑफ टर्न्स हैं, और एरिया भी निकल जाएगा। एरिया कैसे निकलेगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, क्योंकि रेक्टेंगल है, कोई भी यहाँ पे या स्क्वायर हो कुछ भी, तो हमारे पास जो भी है, हमारे पास स्प्रिंग इसमें तो लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम ही है। तो इसका मतलब क्या है कि जो कॉइल का ना एक टाइप का क्या है कि स्क्वायर अरेंजमेंट टाइप का हमारे पास जो कॉइल का अरेंजमेंट रखा है। तो हमारे पास जो भी आएगा तो हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क निकालेंगे। तो सबसे पहले 0.8 वेबर पर मीटर स्क्वायर, इसको मीटर में लेगा 1.25 मीटर, क्योंकि सेंटीमीटर था तो 100 से डिवाइड किए, तो ये 100 टर्न्स हो गया। और ये अपने पास करंट जो है सो मिली एम्पेयर में था, तो मिली एम्पेयर 4 × 10⁻³ था, तो 10 नीचे में ले लिए इसको। तो ये अपने पास जो आया सो 50 × 10⁻⁶। ये देखो ऐड, ये अपने पास क्या, तुम जो इसको सॉल्व करोगे ना, तो तुम्हारे पास जो वैल्यू आ जाएगा ना, वो 50 माइक्रो न्यूटन पर मीटर्स के हमको फॉर्म में इसको आंसर निकालना था। उसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास देखो वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा इधर, ठीक है। ये क्या बच जाता है, ये यूनिट तुम्हारा टर्न्स में है, इसका कोई यूनिट नहीं है। यहाँ पे क्या हो गया, करंट है, ठीक है, और इधर तुम्हारे पास वेबर हो गया। तो ओवरऑल जो तुम्हारे पास जो इसका आता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, वो न्यूटन पर मीटर में आता है। क्योंकि न्यूटन पर मीटर में इसलिए आता है क्योंकि हम बोलते हैं कि टॉर्क जो होता है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स क्या हुआ न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया मीटर। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया, और ये माइक्रो, क्योंकि 10⁻⁶ आएगा इसका, जो सॉल्व करोगे तो 10⁻⁶ आएगा। 1 मिनट इसको सॉल्व करके देखना। 0.8 इंटू 1.25 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1.25 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 1000। ये अपने पास आ जाता है 5 × 10⁻⁶। तो 5 × 10⁻⁶ आएगा ना, तो इसको माइक्रो न्यूटन मीटर में पूछा है, तो क्या है 10 और 10 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, 10 से और डिवाइड करोगे तो ये क्या होगा, तो मल्टीप्लाई भी तो 10 से करोगे, तो 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो 50 माइक्रो, अगर 10 ले लोगे तो 50 माइक्रो न्यूटन पर मीटर आएगा। तो ये अपने पास 50 माइक्रो न्यूटन पर मीटर आएगा, ठीक है। अब चलते हैं सेंसिटिविटी के कंसेप्ट को देखते हैं। तो सेंसिटिविटी क्या होता है, अपने पास डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ना, हम बोलते हैं कि दूसरा कंसेप्ट अपने पास क्या होता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होता है वो कंट्रोलिंग टॉर्क के बराबर होता है, ऐसा बोलते हैं। और बैलेंसिंग के लिए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होता है वो कंट्रोलिंग टॉर्क के बराबर होता है। तो कंट्रोलिंग टॉर्क तो मेरे पास क्या होता है के थीटा, और कंट्रोलिंग टॉर्क जो होता है वो मेरे पास होता है के थीटा। के जो होता है वो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, और थीटा जो होता है वो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन हो जाता है हमारे पास, ठीक है। तो ये हो गया थीटा, टॉर्क इनटू बैलेंस कंडीशन, तो टॉर्क इनटू थीटा, ये थीटा हो गया, ठीक है अपने पास। अब बात कर, तो मेरे पास क्या हो जाता है, थीटा इज एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट, और प्रोपोर्शनलिटी को हटा दोगे तो ये सेंसिटिविटी आ जाएगा तुम्हारे पास, एस इंटू आई, ठीक है। अब हमारे पास ना क्या है, एस इंटू आई आ गया। अब हमको क्या निकालना है, सेंसिटिविटी ही निकालना है। तो सेंसिटिविटी निकालने के लिए हमारे पास क्या होगा, डिवाइडेड बाई थीटा, मतलब एस डिवाइडेड बाई थीटा डिवाइडेड बाई आई, एस इज इक्वल टू थीटा बाई आई। तो थीटा क्या हो सकता है, अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो कंट्रोलिंग टॉर्क हमारे पास जो निकलेगा वो क्या हो जाएगा, कंट्रोल, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डिवाइडेड बाई कंट्रोल, इस के बैलेंस करते तो ये हमारे पास आ जाता, थीटा का वैल्यू जो आ जाता वो क्या आ जाता, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू कंट्रोलिंग टॉर्क। तो कंट्रोलिंग टॉर्क मेरे पास के थीटा था, तो थीटा का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते तो मेरे पास डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डिवाइडेड बाई के आ जाता, ठीक है।
तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क में हम एक फार्मूला देखते हैं। मेरे पास जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, तो यहाँ पे जो हम इक्वेट कर लेते हैं तो मेरे पास क्या हो जाता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है बीना होता है, BI/NA, ठीक है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है, 1 मिनट, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का जो फॉर्मूला, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो बीना आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई के इज इक्वल टू सेंसिटिविटी इंटू करेंट, सेंसिटिविटी इंटू करेंट। तो करंट से करंट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये करंट से ये करंट चला गया, तो अपने पास जो सेंसिटिविटी का फॉर्मूला बच गया वो BNA/K बच जाता है। तो देखो ओवरऑल क्या हो जाता है कि BNA/K हो जाएगा, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो B हमारे पास है, N भी है, हमारे पास एरिया भी है। तो हमारे पास जब सॉल्व करेंगे इसके बाद हमारे पास K भी है, K स्प्रिंग कांस्टेंट भी हमारे पास गिवन है। देन तो कैलकुलेट करोगे तो देखो कैलकुलेट करना चालू करोगे तो सबसे पहले क्या है, मिली एम्पेयर, 1 मिली एम्पेयर करेंट, द करेंट डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, यहाँ पे आपको सेंसिटिविटी इन द मीटर, इन द डिग्री मीटर एम्पेयर में निकालना। B हम डाल दिए, वेबर पर मीटर स्क्वायर, B, N डालते हैं 100 टन्स, एंड अपने पास ये हो जाता मिली एम्पेयर करेंट के लिए निकालना था ना, 1 मिली एम्पेयर करेंट के लिए निकालना था। ये निकालते हैं और ये निकालते हैं, करंट का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, करंट का यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि हम करंट से करंट को कैंसिल आउट कर रहे हैं, और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज 2 माइक्रो न्यूटन मीटर्स पर डिग्री को यूज करते हैं। तो देखो मेरे पास क्या आ जाता, जो तुम्हारे पास आता है इसको सॉल्व करो, 0.8 इंटू 1.25 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1.25 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, ठीक है। यह आ जाता तुम्हारे पास 0.0125 मीटर। ये तुम्हारे पास क्या आ जाता, सिर्फ इन द टर्म्स ऑफ, सिर्फ क्या आ जाता है ये तुम्हारे पास ना, क्या आता, सिर्फ न्यूटन मीटर में आ जाता। लेकिन अगर इसको माइक्रो न्यूटन मीटर में ले जाओगे, क्योंकि अपने पास जो नीचे वाला यूनिट है ना वो डिग्री मिली एम्पेयर में पूछा है, तो डिग्री मिली एम्पेयर में ले जाने के लिए ऊपर वाला डिग्री में चला जाएगा, और मिली एम्पेयर में लोगे तो मिली एम्पेयर। तो अपने पास क्या है ना कि जो एरिया वाला टर्म्स मिली एम्पेयर में लाना था, तो इसको ना माइक्रो न्यूटन मीटर में ले जाने के लिए हम क्या करते हैं ना, 1/1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे कोई करंट का मल्टीपल नहीं है, 100 मिली एम्पेयर ऐसा कुछ करंट का मल्टीपल नहीं समझना कि 1/1000 अगर मल्टीपल कर लोते तो ये क्या होता, माइक्रो न्यूटन पर मीटर में आ जाता, ठीक है। देन सेंसिटिविटी निकालते तो हमें पास डिफ्लेक्शन इन 1 मिली एम्पेयर करंट के हिसाब से निकल जाता। जो भी 1 मिली एम्पेयर के करंट से या कुछ भी निकालते तो मेरे पास यही आता सेंसिटिविटी। तो ये जो ओवरऑल इसको सॉल्व सिर्फ करता है तो तुम्हारे पास आता 0.0125 इसको ना मिली एम्पेयर में ले जाने के लिए, मिली माइक्रो न्यूटन मीटर में ले जाने के लिए हम यूज़ करते हैं ये फार्मूला का यूज़ कर लेते हैं 1/1000 से, ताकि वह माइक्रो न्यूटन में चला जाए। 10 द पावर यहाँ पे क्या हो जाता, 10 द पावर -3 आ ही जाता, 10 द पावर -4 आ जाता। तो और 10 द पावर -6 ले जाने के लिए 12.5 आ जाता। इसको सॉल्व करते तो मेरे पास 6.25 मिली एम्पेयर डिग्री मिली एम्पेयर में सेंसिटिविटी फाइंड आउट हो जाता है। ये सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। देन हम चलते हैं, अब थर्ड क्वेश्चन पूछता है कि अब पॉइंटर से 0 द लेफ्ट मोस्ट ऑफ द एंड ऑफ द स्केल। अगर स्केल में ना, जो ये अपने पास स्केल था उस स्केल में ना, ये जो स्केल है, 1 मिनट, ये स्केल में ना 0 पे है, ठीक है, ये पॉइंटर अभी 0 पे है। तो व्हेन द पॉइंटर से 0 लेफ्ट मोस्ट ऑफ द स्केल, नो करंट इज पासेस थ्रू द पॉइंटर, कैन मूव अप टू 100 डिग्री राइट मोस्ट ऑफ द स्केल, एस्टिमेट द फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ द करंट। तो अब फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ द करंट मतलब 0 से ना, ये स्टार्ट 0 से था और 100 तक गया, डिफ्लेक्शन हुआ। तो इस डिफ्लेक्शन से ना जो क्या डिफ्लेक्शन से कैसे फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ द करंट पूछा है।
तो अभी फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ द करेंट जो पूछता है, तो हम लोग सिंपल है कि अपने पास क्या हुआ है 100 डिवाइडेड बाई थीटा। थीटा अपने पास डिफ्लेक्शन निकालना है, ये थीटा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा फुल डिफ्लेक्शन ऑफ द करेंट। तो अपने पास क्या हो जाता है 100 डिग्री का डिफ्लेक्शन हो रहा है विद इस डिवाइडेड बाई सेंसिटिविटी ना, हाँ देखो ये, तो ये हो जाता करेंट आई इज इक्वल टू थीटा वाई, जो यही हम निकाल लेते हैं आई इज इक्वल टू, तो ये करंट जो निकलेगा, इसमें जो करंट निकलेगा दैट इज़ अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, आई इज इक्वल टू थीटा वाई एस। तो हम लोग आई यूज कर रहे हैं, वही निकालना था एस्टिमेशन ऑफ फुल डिफ्लेक्शन करंट, तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट दैट इज कॉल्ड थीटा वाई एस। तो ये मेरे पास फॉर्मूला यूज करते हैं थीटा 100 डिग्री और ये, तो फाइंड आउट हो जाता है मेरे पास फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। ठीक है,